हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का अध्याय 4 का। ठीक है, विज्ञान का अध्याय 4 जिसमें है पाठ का नाम क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें देखो एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर 1124 लिखा हुआ है और 4 पे स्टार लगा हुआ है और फिर एरो करके 8 लिया। इसका मतलब ये है, आप लोग समझ जाओ कि इस पार्ट से, इस अध्याय से टोटल 8 नंबर का आएगा, जिसमें एक एक प्रश्न का 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर वाला एक ठो प्रश्न आएगा और 4 नंबर के लिए एक प्रश्न आएगा जो जिसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब ये होता है कि वो 4 नंबर का सवाल टूटा रहेगा, 2 भाग में 3 भाग में जैसे भी हो टूटा रहेगा, एक ही तो डायरेक्ट 4 नंबर का नहीं आएगा, है ना। मीन्स हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है इस पार्ट से कि एकदम से बड़ा वाला प्रश्न नहीं आएगा इस पार्ट से, है ना। एकदम बड़ा तो नहीं आएगा, तो छोटा छोटा पढ़ना है। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसमें आपके बुक को शॉर्ट नोट तैयार किए हैं आपके बुक से, तो उसको चलो देखते चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तत्व किसे कहते हैं, कि तत्व किसे कहते हैं, है ना। तत्व को एलिमेंट्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा ये होता है वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही परमाणु से बना है, उसे हम लोग नहीं तोड़ सकते दूसरे तत्व में। उसी तरह बोल सकते हैं आपको, क्या मान के चलो सोडियम बोलते हैं, तो सोडियम क्या है, एक तत्व है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का बात करें, NaCl का बात करें, तो वो 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वो तत्व नहीं है। ठीक है, वो यौगिक बन चुका है। क्लियर है, वो उसको तोड़ेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, है ना। तो NaCl एक तत्व नहीं है, जबकि वो एक क्या है, यौगिक है। तो आई थिंक ये तत्व आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणु से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है वैज्ञानिकों के अनुसार तत्व। कुछ कुछ वैज्ञानिक है, आप सभी लोग अपना अपना विचार रखें कि किसको तत्व बोलेंगे करके, है ना। स्टैंडर्ड तरीका तो हम लोग को पता है। तो जैसे कि सबसे पहले है दार्शनिक अरस्तु जी आए, उन्होंने ईसा पूर्व कितना 384 से 322 में बोले कि ब्रह्मांड 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ 5 तत्व है। वो क्या क्या है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है, या उसी को तत्व बोले गए। ठीक है, कौन, दार्शनिक अरस्तु ने। फिर है रॉबर्ट बायल 1627 से 1991 तक में, उन्होंने बताया कि पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। ठीक, उन्होंने, अब देखो अरस्तु ने तो बता दिया था कि 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं करके, जो भी तत्व है 5 तत्वों से ही मिलकर बनेगा, या टोटल 5 ही तत्व है, ऐसा बोला था। ठीक है, फिर बायल ने क्या किया कि कुछ कुछ प्रयोग किए, कुछ कुछ तत्वों को आपस में रख के कंपेयर किए होंगे, तुलना किए होंगे। तब उन्होंने बताया कि जो अरस्तु उल्लेख किए हैं, अरस्तु ने जो 5 तत्व किए हैं उसे हम लोग तत्व नहीं बोल सकते हैं करके बताया। कौन, रॉबर्ट बायल ने। ठीक है, मीन्स आप लोग एक वर्ड याद रखो कि अरस्तु का विरोध कौन किया है, बायल ने किया। बायल ने कहा कि जो अरस्तु बोलते हैं तत्व है करके, हम लोग उसको तत्व नहीं मान सकते हैं करके। कौन बताए, रॉबर्ट बायल ने बताया। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला है लवाइजिया। कौन सी सदी में, 18वीं शताब्दी में आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लवाइजिया ने बताया कि तत्व वह पदार्थ होता है जिसे और सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। हम लोग को पता है पहले से, तत्व को हम लोग पहले से जानते हैं, तत्व एक ही पदार्थ से बना होता है ना। एक ही पदार्थ से बना होता है। अब एक ही पदार्थ से बना है, उसको विघटित कैसे कर सकते हैं भाई, तोड़ेंगे कैसे, है ना। तो वो उसी सेम बात को लवाइजिए ने भी बताया कि वह पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते उसे ही क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं करके बताया। कौन, लवाइजिए ने बताया। फिर लवाइजिए ने जब खोज कर रहे थे उस टाइम कितने तत्व की सूची बन चुका था, 33 तत्व की खोज हो चुका था, और अभी वर्तमान में टोटल है 118 तत्व। क्लियर है, ठीक। तो आगे देखते हैं। फिर आए, इसी तत्व तो खोज हो गया था लगभग कुछ कुछ, किसको तत्व बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इसका वाद विवाद चल रहा था।
फिर लवाइजे ने जो तत्व खोजे थे उनको चलो माना गया कि चलो हाँ ये तत्व है, 33 तत्व है करके। फिर है डाबेराइनर ने एक त्रिक नियम दिया। अब तत्व तो ढूंढ लिए थे, तब तत्व को तो रखना पड़ेगा ना, कैसे रखे, कौन से ग्रुप में रखे। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक है डाबेराइनर ने। डाबेराइनर कौन है? जर्मन वैज्ञानिक है डाबेराइनर ने। उन्होंने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, मतलब तत्वों को ग्रुप में बनाया। ठीक है, किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पर किया और वर्गीकरण किया। और क्या क्या दिया? त्रिक नियम दिया, जैसे जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु भार तथा गुण धर्म, ध्यान से पढ़ना ना, ये त्रिक नियम आता है। समान गुण धर्म वाले तत्वों को, जिसका जिसका गुण समान है, लगभग समान दिखता है, समान आकार का, जैसा भी हो, उसको क्या किए, एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना, याद रखना, परमाणु भार पहले वजन किए, फिर उसके भार के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। अब 3 ठो मान के चलो तत्व को व्यवस्थित करेंगे बढ़ते क्रम में, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है या परमाणु भार तथा गुण धर्म, शेष 2 तत्व, मतलब शेष 2 तत्व होगा, शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत तथा गुण धर्म समान होते हैं। मतलब उसका भार जो है औसत रहेगा और उसका गुण भी क्या रहेगा, उसी के समान रहेगा। इसे ही डाबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, डाबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक बना सके थे उस टाइम, क्योंकि 33 तत्व बस गया था, तो उन्होंने सिर्फ 33 तत्वों में 3 ही ऐसा त्रिक बना पाए थे। ठीक है, तो देख लेते, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कि एक ले लेते हैं लिथियम लिए हैं, सोडियम और पोटेशियम को, 3 तत्व लिए, इसका एक त्रिक बना है। ठीक है, 3 त्रिक बने, उसमें से एक त्रिक है। तो इसके देख, तो जैसे बोलते हैं कि परमाणु भार का औसत लेना है बोलते हैं, तो हम लोग जोड़ लेते हैं लिथियम का 6.9 प्लस पोटेशियम का 39.1 को, दोनों का औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, दोनों का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। इसी को बोल रहा है कि औसत बीच वाले के भार के बराबर होगा और क्या बोल रहा है, उसका गुणधर्म समान होगा करके। ठीक है, तो जो 3 त्रिक बना था वो इस प्रकार है, इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि ये ऑप्शन वाला में आ सकता है कि इसमें डाबेराइनर के त्रिक नियम में के तत्व नहीं है करके, या इनमें से कौन सा त्रिक नियम के तत्व है करके पूछा जा सकता है ना। इसलिए आप लोग इस टेबल को भी अच्छे से याद रख ले, बहुत आसान है, एक 3 लाइन में याद रखना पड़ेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम करके, है ना। ठीक है, लास्ट तो एकदम सरल, एकदम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। अगला देखते हैं, अगला है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब वर्गीकरण तो चल ही रहा था, सब लोग ग्रुप बना रहे थे वैज्ञानिक, तो अगला वैज्ञानिक आए न्यूलैंड, उन्होंने क्या किया, अष्टक सिद्धांत दिया। देखते हैं जैसे अष्टक सिद्धांत कैसा है। न्यूलैंड्स के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर, जैसे कि क्या कौन किए थे, डाबेराइनर ने किए थे कि परमाणु भार के हिसाब से तो जमा दिए थे बढ़ते क्रम में, तो सिमिलरली इन्होंने भी वही किए, जमा दिए। वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं, जब जमाते हैं जितने भी तत्व है उसको, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, एक गैप के बाद, जैसे पहला का गुण है वैसे ही एक अंतराल करेंगे तो उसका भी गुण क्या रहेगा, पुनरावृत्ति होगा, मतलब उसका भी गुण रिपीट होगा, समान रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषताएं या गुण धर्म पहले तत्व के समान रहेगा। ठीक है, वो तो होगा ही होगा, मिलते हैं, मतलब पहला तत्व का जो गुण धर्म है वो 8वें तत्व के गुण धर्म के समान मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीक़े से पुनरावृत्ति होती है, तो इसे ही क्या कहा गया, अष्टक सिद्धांत कहा गया, क्योंकि हर 8वें के बाद गुण क्या होता है, पहले तत्व के समान जैसे हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसकी तुलना संगीत के सुरों से की जाती है। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। तो इसका अष्टक में तत्व इस प्रकार है, तो इस टेबल को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे एक सुर के, गाने के सुर के माध्यम से इसको किया गया है, इसलिए इसे सुर, संगीत के सुरों से भी क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला, न्यूलैंड की सारणी में कमियां। अब देखो न्यूलैंड तो कर दिया अपना, दिए
कि कैसे बनेगा तत्व करके, तो उसमें देखो कुछ तो कमी रहा होगा, है ना। तो क्या ये यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था, मतलब जितना तत्व ज्ञात था उस टाइम, उस तत्वों में से उतने तत्वों में सिर्फ 56 तत्वों को ही क्या कर पाए, वर्गीकृत कर पाए, बाकी के लिए नहीं कर पाए। क्योंकि बाकी में नियम जो इन्होंने जो ट्रिक फॉलो किया होगा, जो नियम बनाया है ना, कि पुनरावृत्ति हो, ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस तरीक़ा से टोटल 56 तत्वों तक ही सीमित था। तो आप कितने अष्टक बने होंगे बता सकते हैं? 56 तत्व मतलब 8 का ग्रुप होता है एक अष्टक में, तो 7 अष्टक बना था। ठीक है, नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था, क्योंकि उनके टेबल में आप फिर आगे तो बना ही नहीं पा रहे थे ना। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, नियम के अनुसार तत्वों का सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी तत्वों पे ये नियम क्या नहीं हो रहा था, लागू नहीं हो रहा था। तो इसलिए इसमें लास्ट में जो लिखा है कि सफल वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है इस नियम से। ठीक है, न्यूलैंड, इसमें अगला है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। अब अगला वैज्ञानिक आए कौन? लोथर मेयर। इन्होंने एक वक्र के हिसाब से, एक ग्राफ के माध्यम से क्या किया, वर्गीकरण किया तत्वों का। ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य, अब सबको पता है जितने भी वैज्ञानिक है सब परमाणु भार के हिसाब से कर रहे थे, तब ये वैज्ञानिक क्या कि ये परमाणु भार तथा आयतन को लेकर के एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तत्वों के जितने भी तत्व है उनके परमाणु भार को लिया और उसके परमाणु आयतन को लिया, तो एक ग्राफ बनाया। इसे ही लोथर मेयर का वक्र कहते हैं, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें भी उसके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे जैसे उसके परमाणु आयतन बढ़ता होगा, परमाणु भार में कुछ ना कुछ चेंजेस आता होगा। ठीक है, ये है इसका। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये है लोथर मेयर का ग्राफ। इसमें पूरे जितने भी तत्व है उनको परमाणु भार और परमाणु आयतन के हिसाब से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको जनरली आप लोग ग्राफ को आपको बनाना पड़ेगा, इसमें परमाणु आयतन और परमाणु भार को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर बीच का तत्व याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, आपको एक जनरली एक ग्राफ तो शो करना ही पड़ेगा आंसर में। ठीक है, अगला है मेंडलीफ का वर्गीकरण। अगला वैज्ञानिक कौन है? मेंडलीफ। आप सारे वैज्ञानिकों को देखते रहना ना, त्रिक नियम देखे, अष्टक देखे, फिर वक्र देखे, फिर अगला है मेंडलीफ का वर्गीकरण। तो उन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम है इवानोविच मेंडलीफ। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में योगदान दिया है। इन्होंने सबसे पहले, मतलब ऐसा है कि जो विस्तृत सबसे बड़ा जो सारणी बनाए कौन है? मेंडलीफ ने बनाया। तब जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तब उस टाइम जब इन्होंने अपना काम चालू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया। एक पहला वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु भार तो लिया, फिर और साथ ही इन्होंने अगला चीज़ को देखा, किसको? भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया। कौन? मेंडलीफ ने। फिर इन्हीं के मेंडलीफ की वर्गीकरण को एक और वैज्ञानिक ने बढ़ाया, कौन? हेनरी मोसले ने। ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे। पहले देख लेते हैं कि जब ये सब आता है ना एग्जाम में, इसको आप देखते चले कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखे, कि यह विशेषता बोल सकते हैं, उपलब्धियां बोल सकते हैं, इसको भी रखो। ठीक है, उपलब्धियां भी बोल सकते हैं और इसकी विशेषता भी बोल। तो इसमें चारों पॉइंट्स को जो ब्लैक में दिया हुआ है बोल्ड में, उसको आप लोग देखिए। जैसे तत्वों के अध्ययन में सहायक हो, इन बातों का आप लोग याद रखो और अंदर का चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मेंडलीफ ने जब वर्गीकरण किया कि तब क्या किया, तत्वों के अध्ययन में सहायता मिला। हाँ, कि तत्व को ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे ऐसे इसका गुणधर्म है। ठीक है, फिर नए तत्वों की खोज में भी सहायक हुआ, क्योंकि हम लोग को पता चलते गया है कि तत्व में इस टाइप के गुण होते हैं, उसमें ऐसा वो क्रिया करता है ना। तो हम लोग उससे हम लोग को एक सीख मिला कि हाँ, जब ये तत्व ऐसा है तो और भी तो कुछ तत्व हो सकता है करके हम लोग को नए तत्व की खोज में सहायक हुआ और संदिग्ध परमाणु भार में
सुधार हुआ। ठीक है, और अगला है अक्रिय गैसों को भी स्थान दिया गया, किसमें, इनके वर्गीकरण में जो सारणी बनाए उसमें। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिए। फिर अगला देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या है, उनकी आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी, या इसी को बोल सकते हैं विसंगतियां लिखिए करके। ठीक है, सीमा, कमियां, विसंगतियां, इन तीनों के आंसर में आप लोग इसी को लिखेंगे। इसमें भी आप लोग इन जो बोल्ड लाइन है, हाईलाइटेड पॉइंट है, उन्हीं को याद रखिए, उन्हीं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। मतलब ये कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाए थे उनमें हाइड्रोजन का स्थान कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे, उन्होंने उनका कोई एक जगह नहीं फिक्स कर पाए थे। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। दूसरा, भारी तत्वों को हल्कों तत्वों से पहले रखा जाना। इनमें क्या किया गया था कि आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों, तो देखो क्या किया, मेंडलीव ने संयोजकता के आधार पर रखे होंगे उनके तत्वों को तो भारी तत्वों को हल्के तत्वों से भी पहले रख दिए थे, ये इनकी कमी थी इस आवर्त सारणी की। फिर अगला है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। जितने भी समस्थानिक है सबको एक ही जगह पे रख देते हैं, उसके लिए कोई अलग अलग सेपरेट जगह नहीं रखे थे। ठीक है, चौथा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार अनियमित रूप से का बढ़ना। परमाणु मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो परमाणु कोई निश्चित रूप से नहीं बढ़ता था, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरीके से कोई एक निश्चित गैप नहीं था उसके बीच, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कमियां थी किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका तो बहुत कुछ होता है, आप 9th में भी पढ़े हुए इसको, 10th में भी थोड़ा उससे सीखना होता है, 11th में जाओगे तब भी यही सिलेबस में मिलेगा, 12th में जाओगे तब भी यही मिलेगा। ठीक है, तो जो 10th में आपके सिलेबस में जितना है उतना कर लेते हैं। ठीक है, उतना तो आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी, आप सब लोग को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार बना हुआ है। तो उस नियम को दिया कौन है, इस नियम को ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले ने दिया है। कब, 1913 में। आधुनिक आवर्त नियम कौन दिए है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले ने 1913 में। तो नियम को जान लेते हैं। इसमें बोला गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बुरे तत्वों के जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे उसके परमाणु संख्या बढ़ता है या घटता है तो वैसे वैसे उसके भौतिक और रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, ये नियम है, तो नियम को आप लोग को एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप लोग किसी प्रकार के भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या किया बोर ने। ठीक है, बोर एक वैज्ञानिक का नाम है। बोर ने मोस्ले के नियमानुसार तत्वों का बढ़ती हुई परमाणु संख्या, इससे पहले तो परमाणु भार के आधार पर होता था, हम लोग सब जितना भी देखे हैं मेंडलीव से लेकर के जिधर उतना पीछे सभी ने परमाणु भार के आधार पर किए थे। फिर एक पहला वैज्ञानिक है मोस्ले, जिन्होंने बताया कि हम लोग किसी भी तत्व को परमाणु संख्या के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं करके। तब उसी नियम को पालन करते हुए, जो मोस्ले के नियम है उसी को पालन करते हुए क्या किया, बोर ने बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में तत्वों को क्या किया, एक सारणी में बनाया। ठीक है, तो उस सारणी को ही क्या बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, या इसी को बोर का आवर्त सारणी भी कहते है। अब बोर का नाम इसलिए है क्योंकि ये इस सारणी में नियम तो उसी का था, उन्हीं का था, मोस्ले जी का है ना, मोस्ले का, हेनरी मोस्ले का। तो उसके नियम को पालन किया और साथ ही साथ बोर ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरे सारणी को बनाया। किसके आधार पर, याद रखना एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरे सारणी को बनाया, इसलिए उनका भी प्रमुख रोल है किसमें, इस आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो देखते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या है। आप लोग बुक भी ओपन करके रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी ओपन करके रखिए, तब आपको ये आसानी से होता जाएगा। क्योंकि मैं इसमें भी शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इसमें लिखते हुए दिखना है। इस सारणी में 18 वर्ग या वर्ग को ही बोला जाता है समूह और 7 आवर्त है। अब वर्ग किसको बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होगा है, आप लोग देखते चलिए, इसमें खड़ी लाइन कितना ठो, 18 ठो है, खड़ी बॉक्सेस। ठीक है, तो इस सारणी में 18 वर्ग है और साथ ही साथ 7 आवर्त है। 7 आवर्त मतलब 36, जो तिरछी लाइन है ना उसको देखते चलिए। ठीक है, वो सब क्या है, आवर्त है। फिर दूसरा समूह में तत्वों की स्थिति का निर्धारण।
अब देखो, अब समूह में कौन सा तत्व कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा, वो कैसे पता चला, कैसे डिक्लेयर हुआ, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है, अगला समूह या समूह वर्ग, वर्ग कितने कितने को, 1 2, पहला दूसरा वर्ग को, और 13 से लेकर 18 तक के वर्गों को सामान्य तत्व कहते हैं। याद रखना इसको, ठीक है, इसकी विशेषता में भी पूछा जा सकता है। तो 1 2 को और 13 से 18, मतलब जितना ये देख रहे हो आप लोग, जितना ऊपर ऊपर का तत्व है ना, ये सब, इसको क्या बोला जाता है, सामान्य तत्व कहते हैं। ठीक, अगला है समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, मतलब जो नीचा है ये वाले। वैसे भी इसको ब्लॉक में भी बांटा जाता है, उस ब्लॉक को आप लोग की इस क्लास में नहीं हुआ जाता, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक करके बटा हुआ है ऑलरेडी। तो आप लोग देख सकते हैं जो नीचे वाला है ये, इसको याद रख सकते हैं ऐसे, इतना 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर ये तो समूह के बारे में बात होगी, अब उसका आवर्त देख लेते हैं। आवर्त में क्या क्या विशेषता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, उसमें जितने भी कोष होते हैं, ठीक है, कक्ष होते हैं, वो क्या होती है, समान होती है। अगला, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n के द्वारा की जाती है, 2n की घात 2 के द्वारा। अगला है आवर्त 1 2 3 को लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। आवर्त 1 2 3 को लघु आवर्त कहते हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि आवर्त 1 में 2 तत्व, 2 में 8, 3 में भी 8 तत्व होते हैं। उसी तरह 4 और 5 को दीर्घ तत्व कहते हैं, जिसमें 18 तत्व होते हैं। और लास्ट है 6वें और 7वें आवर्त में 32 तत्व उपस्थित है। ठीक है, और उसका आधुनिक आवर्त सारणी को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। आई होप ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आप लोग का जो 10th क्लास है अच्छे से निकले और आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। साथ ही साथ मैथ्स के भी क्लासेस चल रहे हैं, उसको भी आप लोग कंटिन्यू देखते चलिए बारी बारी से, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।